हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मपाल बुद्धिराजा, रिटायर्ड बैंकर, इस समय हिमाचल के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन मैक्लोडगंज में पहुंच चुका हूं। मैक्लोडगंज, जिसे कि लिटिल लहासा या ढासा के नाम से भी जाना जाता है, अपनी सीनिक ब्यूटी और तिब्बतन कल्चर के लिए मशहूर है। इसके अलावा ये सेंटर ऑफ मेडिटेशन और होली हाइनेस दलाई लामा जी का निवास स्थान भी है। मैक्लोडगंज धर्मशाला से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां धर्मशाला 4,800 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं मैक्लोडगंज 6,831 फीट की ऊंचाई पर है। हिमाचल के सभी प्रमुख स्थानों से धर्मशाला के लिए बस सर्विस ईज़िली अवेलेबल है। यदि आप देश के किसी भी एरिया से धर्मशाला आना चाहते हैं तो पहले आपको पठानकोट या दिल्ली आना होगा। दिल्ली से धर्मशाला की दूरी 480 किलोमीटर है, जो कि आप बाय ट्रेन, बाय बस या बाय एयर भी कवर कर सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं तो पहले आपको पठानकोट रेलवे स्टेशन आना होगा, जो कि देश का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, और वहाँ से धर्मशाला की दूरी 85 किलोमीटर है। और बस द्वारा 150 से 200 रुपये किराया देकर 2 से ढाई घंटे में आप धर्मशाला पहुँच जाएंगे। और अगर आप बाय टैक्सी आना चाहते हैं तो पठानकोट से धर्मशाला का टैक्सी किराया 2,000 से 2,500 रुपये तक आपको खर्च करना होगा, और सीज़न में आपको इसके लिए 3,000 रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है। दिल्ली से धर्मशाला आप अपनी कार द्वारा भी आ सकते हैं, और रास्ते की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते आप 10 से 12 घंटे में आप धर्मशाला में पहुंच जाएंगे। अभी कुछ स्थानों पर एक्सटेंशन का काम चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ी सी असुविधा भी हो सकती है। दिल्ली से धर्मशाला के लिए HRTC और प्राइवेट बस ऑपरेटर द्वारा भी फ्रीक्वेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आप नॉर्मल बस, वोल्वो बस, सेमी डिलैक्स या डिलैक्स बस अपने बजट अनुसार चूज़ कर सकते हैं, और जिसका किराया आपको 700 से लेकर 1,500 रुपये तक देना होगा, जो कि सीज़न और बस ऑपरेटर द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज पर डिपेंड करता है। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो धर्मशाला से 13 किलोमीटर की दूरी पर कांगड़ा एयरपोर्ट, जिसे कि गग्गल एयरपोर्ट भी कहते हैं, गग्गल एयरपोर्ट तक देश के प्रमुख स्थानों से हवाई सुविधा उपलब्ध है। जब आप गग्गल एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो आप टैक्सी द्वारा धर्मशाला या मैक्लोडगंज में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जनवरी 2022 से धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे सर्विस भी शुरू हो चुकी है, जिसका किराया वन वे किराया 480 रुपये और राउंड ट्रिप का 700 रुपये किराया है। अगर आप राउंड ट्रिप लेते हैं तो उस केस में आपको 3 दिन के अंदर अंदर वापस आना। जब आप मैक्लोडगंज में पहुंच जाते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कहाँ ठहरें। तो उसके लिए आप मेन स्क्वायर के पास भी अकोमोडेशन ले सकते हैं, या भागसुनाथ मंदिर के पास भी अकोमोडेशन ले सकते हैं। दोनों जगह पर मार्केट बनी हुई है, लेकिन अगर आप मेन स्क्वायर के पास अकोमोडेशन लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि एक तो मेन स्क्वायर में रात को बहुत रौनक रहती है, और उसके अलावा मेन स्क्वायर से ही सारे रास्ते डिफरेंट साइड पर कटते हैं, तो मेन स्क्वायर पर आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो धर्मशाला में भी अकोमोडेशन ले सकते हैं, क्योंकि धर्मशाला से मैक्लोडगंज की दूरी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 किलोमीटर है। अकोमोडेशन आप अपने बजट अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 500 रुपये से लेकर 3 से 4,000 रुपये तक अच्छी अकोमोडेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लोकल कन्वेंस के बारे में। लोकल कन्वेंस में आप लोकल बस सर्विस या टैक्सी हायर कर सकते हैं, और यदि आप 2 व्हीलर के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर एक्टिवा 500 से 700 रुपये
और मोटरसाइकिल 1000 से 1500 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाएगी, और इसके लिए आपको पेट्रोल अलग से डलवाना पड़ेगा। रेट सीज़न पर डिपेंड करते हैं, ऑफ सीज़न में आप बारगेनिंग कर सकते हैं। इस समय हम चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द विल्डरनेस में पहुंच चुके हैं। ये नॉर्थ इंडिया की सबसे पुरानी चर्च है, जो कि 1852 में बनकर तैयार हुई थी। चर्च अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है और बेल्जियन स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ के लिए ये मशहूर है। इसकी बैक साइड पर वाइस राय ऑफ इंडिया लॉर्ड इल्गिन का स्मारक भी बना है, जिनका 1863 में धर्मशाला में ही देहांत हो गया था। चर्च चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। इसके साथ ही हम डल लेक की ओर प्रोसीड करते हैं। इस समय हम डल लेक पर पहुंच चुके हैं। जैसे श्रीनगर में डल लेक बहुत मशहूर है, इसी तरह से हिमाचल में मैक्लोडगंज से 4 किलोमीटर दूर डल लेक भी बहुत मशहूर है। लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं। ये लेक चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है, लेकिन ये लेक बहुत ही गहरी है। इस समय यहाँ पर बोटिंग नहीं हो रही है। पानी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके नीचे तैरती हुई मछलियाँ हम आराम से देख सकते हैं, और लोग यहाँ पर आकर जनरली पिकनिक मनाते हैं और एंजॉय करते हैं। इस समय हम मैक्लोडगंज से 5 से 6 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस नड्डी में आए हुए हैं। नड्डी अपने सनसेट व्यू के लिए बहुत मशहूर है। दूर दराज से लोग स्पेशली नड्डी में सनसेट देखने के लिए आते हैं। नड्डी से हम स्नो हिल्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना हुआ है स्नो हिल्स के लिए, और टेलीस्कोप भी लगाया गया है ताकि आप क्लियरली स्नो हिल्स को देख सकें। लेकिन आज बादल छाए हुए हैं, इसलिए स्नो हिल्स दिखाई नहीं दे रही हैं। नड्डी में ही एक अच्छी मार्केट भी बनी हुई है, जहाँ पर आप अपनी हर प्रकार की ज़रूरत की चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। नड्डी में माता निर्मला देवी का मंदिर भी बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ बस सर्विस भी अवेलेबल है, तो लोकल साइट सीन के लिए आप बस सर्विस को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम नड्डी से 3 किलोमीटर दूर बल गांव की तरफ जाएंगे। बल गांव के पास ही बल रिवर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अब हम बल रिवर की तरफ प्रोसीड करते हैं। रास्ता बहुत ही ख़राब है। इस समय हम बल नदी पर आए हुए हैं। पहाड़ों से गिरती कल कल की आवाज़ करती हुई बल नदी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे डेक लगाया हुआ है, और उसकी म्यूज़िक की आवाज़ यहाँ पे साथ साथ सुनाई दे रही है। पानी की नेचुरल आवाज़ जो है, कल कल की आवाज़ बहुत खूबसूरत आ रही है। और पानी इतना साफ़ है कि नीचे मछलियाँ भी साफ़ नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी मछलियाँ, और पत्थर भी साफ़ नज़र आ रहे हैं। बल नदी की सराउंडिंग में ही लोगों ने छोटी छोटी दुकानें बना रखी हैं, जहाँ पर आपको फास्ट फूड आइटमें खाने को मिल जाएंगी। लोग यहाँ पर आते हैं और नदी की सीनरी को एंजॉय करते हुए फास्ट फूड को भी एंजॉय करते हैं।
ये सामने हमें कुछ ये वेस्ट प्रोडक्ट बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। मेरी टूरिस्ट भाइयों से निवेदन है कि वो अपना एक वेस्ट बैग साथ लेकर आया करें, ताकि वेस्ट प्रोडक्ट को अपने वेस्ट बैग में डालकर नीचे जाकर डस्टबिन में डाल दें, ताकि हिल स्टेशन की सुंदरता बनी रहे। इस समय हम इको पार्क बनोई में पहुंच चुके हैं। इसकी एंट्रेंस को ही इतना खूबसूरत बनाया गया है कि मन को मोह लेता है, और जब हम इसके अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम एक जंगल में आ गए हैं, क्योंकि सारा एरिया घने पेड़ों से घिरा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर जंगली जानवरों के स्टैचू बनाए गए हैं, और स्टैचू इतनी खूबसूरती से बनाए गए हैं कि ऐसे लगता है कि ये जानवर अभी चलने या दौड़ने लगेंगे। इसी तरह पेड़ों पर भी पक्षी बनाए गए हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो उड़ने को तैयार है। इसके अलावा पार्क में ही एक झूला बनाया गया है जो 3 पार्ट्स में बना हुआ है। ये लकड़ी का झूला है और रस्सियाँ भी ऊपर बंधी हुई हैं। जब आपने इस पर चलना है तो रस्सियों की सपोर्ट नहीं लेनी है। जब आप इस पर चलते हो तो ये बार बार डामाडोल होता है, झूलता है, और उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि आदमी बचपन में झूले झूल रहा है। इको पार्क में अलग अलग जानवरों के स्टैचू बने हुए हैं। सबसे पहले हमें सामने नज़र आ रहा है मस्क डियर, कस्तूरी मृग। सेकंड है हिमालयन ब्लैक बियर। नेक्स्ट है बार्किंग बियर। सामने है हिमालयन ब्राउन बियर, और ये है येलो थ्रोटेड मार्टिन। ये सामने है सांबर डियर, और ये है कॉमन लेपर्ड। और नीचे भी हमने देखा था एक बहुत बड़ा स्नेक था और एक कॉमन लेपर्ड का स्टैचू बना हुआ था। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, जंगल में मंगल बना रखा है इन्होंने। मस्ट विजिट है ये पॉइंट, और बच्चों के साथ जो आएंगे उनके लिए और भी अच्छा है कि बनोई इको पार्क को एंजॉय करने के बाद जब हम बाहर निकले तो सीधी सड़क धर्मकोट को जाती थी। धर्मकोट पहुंचते ही हमें वहां पर तुषिता मेडिटेशन सेंटर और विपासना मेडिटेशन सेंटर के बोर्ड नज़र आए। इसके अलावा भी कुछ दुकानों के सामने बोर्ड लगे थे जिसमें मेडिटेशन क्लासेस के बारे में लिखा था। इससे ये क्लियर होता है कि ये एरिया मेडिटेशन का गढ़ है। इस समय हम मार्केट में जा रहे हैं, और मार्केट में दुकानों पर जो बोर्ड लगे हुए हैं उनमें कई बोर्ड हिब्रू भाषा में लगे हुए हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि इज़राइल लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। धर्मकोट में रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। आप यहाँ पे रेस्टोरेंट, बार, कैफ़े, होटल्स, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और कई लोग जो ज़्यादा शांति प्रिय होते हैं वो मैक्लोडगंज की भीड़ भाड़ एरिया में ना रहकर धर्मकोट में आकर अकोमोडेशन लेकर यहाँ पर रहते हैं। इसके साथ ही हम धर्मकोट को बाय बाय करते हुए बागसू नाग मंदिर और वाटरफॉल की ओर चलते हैं। बागसू नाग क्षेत्र के बारे में बताया जाता है कि एक बार बागसू राजा के क्षेत्र में सूखा पड़ गया, तो उसने चुपके से नागडल लेक से सारा पानी अपनी शक्ति से कमंडल में डाल लिया। तो बाद में जब नाग देवता को इस बात का पता चला तो उन्होंने बागसू के साथ युद्ध किया
और युद्ध में बागसु हार गया। तो जब उसने बताया कि मैंने अपनी प्रजा के लिए ये सब कुछ किया है, तो नाग देवता ने उसे माफ़ कर दिया और इस एरिया का नाम बागसु नाग नाम से जाना जाता है। इस समय हम बागसु नाग वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं, जिसे कि बागसु वाटरफॉल भी कहते हैं। ये मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसे हमें पहुंचने में 25 से 30 मिनट लगेंगे। रास्ते में कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे जिप लाइन है, साइकिलिंग ऑन वायर है। ये हम सामने देख रहे हैं कि 2 लोग वायर पर साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं। इसी तरह से नीचे यहाँ पे एक पूल भी बना हुआ है और पूल में लोग नहा रहे हैं। वाटरफॉल का पानी डायरेक्ट यहाँ पर आता है और लोग यहाँ पे नहाते हैं और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि वाटरफॉल पर नहाना मना है। अब हम वाटरफॉल पर पहुँच चुके हैं। ये 65 फुट की ऊंचाई से नीचे पानी आ रहा है। वाटरफॉल की सराउंडिंग में अच्छी भीड़ है। लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं। वाटरफॉल की सराउंडिंग में कुछ शॉप्स बनी हुई हैं जिन पे बैठकर लोग रिफ़्रेशमेंट ले रहे हैं और वाटरफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। ये सामने एक नोटिस लगा हुआ है कि यहाँ पर नहाना मना है, क्योंकि पिछले सालों में कुछ यहाँ पे मिस हैपनिंग हो चुकी हैं, लेकिन लोग फिर भी नहा रहे हैं। ये साथ में ही एक पहाड़ी पर ये 4 मेंढक हैं जो कूद रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि एक मेंढक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और बार बार स्लिप हो रहा है। अभी एक बच्चों का ग्रुप यहाँ पे पहुँचा है और उसका यहाँ पे बहुत शोर है और पूरी रौनक को बढ़ा दिया है। अब हम वापस मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये मंदिर का रास्ता है जिस रास्ते से हम आए थे। तो शुरू में कुछ स्टेयर्स हैं और फिर ढलान है। रास्ते में रास्ता कुछ टूटा हुआ है। अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और मंदिर रेनोवेशन में है और इसकी रेनोवेशन में गोरखा राइफल का बहुत योगदान है। बताते हैं कि 1905 में जब भूकंप आया था तो ये मंदिर डिस्ट्रॉय हो गया था, तो गोरखा राइफल द्वारा इसे रीबिल्ड किया गया था। ये पीने का पानी है और साथ ही ये एक पूल बना हुआ है जिसमें लोग नहा रहे हैं। कहा जाता है कि इस पूल में जो लोग नहाते हैं या स्विम करते हैं उनके कई प्रकार के जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये टूर यहीं पे समाप्त होता है और कल हम मैक्लोडगंज में दलाई लामा जी का मंदिर, मेन स्क्वायर की रौनक और धर्मशाला के मुख्य टूरिस्ट प्लेसेस को आपसे शेयर करूंगा। गुड नाइट, बाय बाय।